नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस के केंद्रीयकृत स्टूडियोज का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को बधाई देते हुए कहा कि 840 नए वर्चुअल क्लास शुरू हो गए हैं, जो हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा और कौशल से परिपूर्ण करेंगे। रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने देश के शिक्षा मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब उत्तराखंड का प्रत्येक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो वर्चुअल क्लास से भी जुड़ गए हैं और स्मार्ट क्लास से भी जुड़ गए हैं। और आज 840 इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों से और 1650 से ज़्यादा आज हमने क्लासरूमों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा है। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है वर्चुअली, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। अभी इसमें जूलॉजी 1, बॉटनी 2, केमिस्ट्री 3, भौतिकी विज्ञान 4, गणित 5, अंग्रेजी 6 और कॉमर्स 7, ऐसे 7-8 विषय जो है यहाँ से कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है या कोई भी बच्चा जो है अब उसको लगता है कि मुझे जो है अपने परीक्षाओं की और तैयारी करनी है, तो यहाँ से पूरा वर्चुअली माध्यम से जो है हमने यहाँ पे पूरे विशेषज्ञ टीचर रखे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर 2025 की परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। तो वहीं सीएम ने आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेगी। मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई। जहां एक ओर पूरे देश में आगामी त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में करवा चौथ के पर्व पर एक महिला अधिकारी ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए मिसाल पेश की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने बहादुराबाद पुलिस के साथ मिलकर देर रात तक सड़कों पर प्रवर्तन अभियान चलाया। उन्होंने त्योहारी भीड़ में महिलाओं के बीच यह सुनिश्चित किया कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, कोई भी नियमों की अनदेखी न करे। महिला अधिकारी की ओर से 17 चालान काटे गए, साथ ही 3 वाहन भी सीज किए गए। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का निर्देश दिया गया था कि हम ओवरलोड वाहनों के प्रति कठोर कार्यवाही करें, तो उसी के क्रम में आज हम पुलिस विभाग के साथ ये नाइट चेकिंग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक गाड़ियों का चालान किया जा सके। हम ये नेशनल हाईवे पर बहादुराबाद तिराहे पर ही चेकिंग कार्य कर रहे हैं। अभी तक 15 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी कठोर कार्यवाही लागू रहेगी, जारी रहेगी। मैं चूंकि कर्तव्य हमारा प्रथम है, ड्यूटी फर्स्ट है, इसीलिए मैं चंद्रमा देखने के बाद, जल चढ़ाने के बाद ही यहाँ पर चेकिंग के लिए आ पाई, और मेरे स्टाफ भी इसमें मेरा बहुत सहयोग दिया है और वो लोग भी एक कॉल पे सब यहाँ उपस्थित हो गए। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSSC पेपर लीक मामले पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले से पता था पेपर रद्द होने वाला है, क्योंकि विधायकों ने पहले ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। तो वहीं हरीश रावत ने तंज कसा कि उत्तराखंड में पेपर लीक चल रहा है, जिसके आयोजक खुद सरकार है। कल ही हम समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीग जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं,
तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक चल रही है और उस लीक की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो? ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के नंदपुरी इलाका कॉलोनी में दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बुजुर्ग रोशन मल्होत्रा ने खेल रहे बच्चों पर गुस्से में ईंट फेंक दी, जिससे एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पांच घर आगे रोशन मल्होत्रा जी का घर है, उसके आगे खेल रहे थे। उनसे किसी बच्चे से उनकी घर की बैल बज गई। बैल बजने के बाद बड़े वो गुस्से से बाहर निकल के आए और बच्चों के ऊपर लाठी लेकर भागे। बच्चे इधर उधर तितर बितर हो गए और तितर बितर होके कोई अपने घर की तरफ, कोई गली की तरफ भाग गए सब। लेकिन मेरे पोते का घर इनके घर से बिल्कुल नजदीक था। वो अंदर एंटर करा। एंटर करने के बाद उनसे गेट नहीं खुला, जो गुस्से में थे मल्होत्रा जी, और उसमें फिर उन्होंने उठा के बाहर सड़क से पत्थर फेंक कर मारा। जो मेरे ईंट मारी पत्थर फेंक कर मारा बहुत बड़ा, जो मेरे पोते का सर फट गया, इंजरी हुई बहुत बड़ी। और उसी को लाठी लेकर, जब उसने कहा क्या करा आपने, वो लाठी लेकर उठा कर मार रहा है। रिकॉर्डिंग मेरे कैमरों में सब जगह हो गई है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर चुंगी पर कार की खिड़की से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आपको बताते चलें कि युवक जैसे ही सड़क पर गिरा, पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हेलो, हेलो। हरिद्वार के सिडकुल स्थित IP2 क्षेत्र में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने केंद्रीय टीम के साथ मिलकर उस फैक्ट्री में छापा मारा, जहां कफ सिरप निर्माण के दौरान GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानकों की खुली अनदेखी की जा रही थी। वहीं निरीक्षण के दौरान टीम ने उत्पादन प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने पर मौके पर ही पूरा स्टॉक सील कर दिया। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है, आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो है उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके और साथ ही रिवाइज GMP के अनुसार ही जो है कंपनियां आगे काम कर सकें। हरिद्वार में व्यापारी पर सरेआम जानलेवा हमला हुआ। वहीं पीड़ित ने प्रेस क्लब में कारोबारी सुमित सचदेवा पर मुजफ्फरनगर के बदमाशों से हमला करवाने का आरोप भी लगाया। बता दें कि दोनों कारोबारियों के बीच पैसों को लेकर विवाद था। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी PNB कर्मी काम से दूर रहे। बता दें कि भेल सेक्टर 4 हरिद्वार में बैंक कर्मियों ने 5 डे बैंकिंग समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हमारी जो इस बार की डिमांड थी, कल की डिमांड थी हमारी 5 डे बैंकिंग को लेकर के। 5 डे बैंकिंग के लिए हमने पूरा कल जोर लगाया, जिसमें कि हमारी लगभग 6500 हमारे जो कर्मचारी थे उसमें हड़ताल पे रहे और पूर्ण रूप से हमारी कल को ये स्ट्राइक जो थी सक्सेस हुई है। आज की हमारी हड़ताल जो है वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, जिसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। और इसमें जो हमारी डिमांड्स हैं वो हैं, पहली तो है हमारी डिमांड मेडिकल एड को लेकर के, कि हमें मेडिकल एड जो हमारे पुरानी बेसिक में मिलता था नई बेसिक पे हमारे को मिले, नई बेसिक पे दिया जाए। दूसरी हमारी डिमांड जो है इसके ऊपर हमारी है कि SFA के जो हमारे डिक्लेरेशन के बेस पे हमें प्रोवाइड किया जाए। चौथा जो डे एंड चेक, जो रात को जो हमारे कर्मचारी घर नहीं टाइम पे जा पाते हैं,
उनको समय पे भेजने के लिए हम लोग पूरी धर्म से लड़ रहे हैं। हम लोग 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया था, आज ये उसका दूसरा दिन है। हमने जो 2 दिन की हड़ताल ये की थी, आह्वान किया था, वो पहली 9 तारीख की हड़ताल का आह्वान हमने 5 डे बैंकिंग के लिए किया था, जिसका समझौता हमारी बैंक यूनियंस और मैनेजमेंट के द्वारा 8/3/2024 को हो चुका था। लक्सर में त्योहारों के मद्देनजर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। असिस्टेंट कमिश्नर महिमानंद जोशी और डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में जांच की गई, तो वहीं 7 सैंपलों में से 2 सैंपल मौके पर ही फेल पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली से पहले पूरे जिले में मिलावटखोरी को रोकने के लिए सख्त चेकिंग की जा रही है। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लगातार आजकल चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसमें संपूर्ण जनपद के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बनाई गई है और मैं स्वयं भी इसमें प्रतिभाग कर रहा हूं जहां पे आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज लक्सर में आए हैं और हमारे FSW के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी है, उसमें FSW के इंचार्ज है, वो मौके पे ही FSW के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑन व्हील है, उस पर सारी मौके की जो प्राइमरी टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है और हम यहाँ टेस्ट भी कर रहे हैं। जिसमें संदेह हो रहा है, कोई सब स्टैंडर्ड आ रहा है, उसको हम लीगल सैंपल जाँच के लिए ले रहे हैं। इलाके में भी उन्होंने ये FSW को बुलाया, नहीं तो अभी तक होता क्या था कि नगर निगम हरिद्वार के अंदर हो रहा है, नगर में रुड़की के अंदर हो रहा है, दूरस्थ इलाकों में कम से कम लोग क्या खा रहे हैं इसके बारे में जागरूकता और साथ में टेस्टिंग बहुत ज़रूरी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने जब पहले आज़ाद स्वीट शॉप में जाकर सैम्पलिंग की तो उसमें जो हमने 7 नमूने टेस्ट किए, उसमें से 2 नमूने जो है हमको मानक अनुसार नहीं पाए हमने, तो उसको हमने तत्काल अवगत कराया इन्फोर्समेंट इकाई से। हमारे जो वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, इन्होंने जैन साहब ने तुरंत वहाँ पर फिर सैम्पलिंग की, विधिक कार्रवाई की। नैनीताल दुग्ध संघ ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं मेयर गजराज सिंह बिष्ट और अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित कई नेता भी शामिल हुए। बैठक में वार्षिक बजट पेश किया गया और फरवरी से 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने, दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने और दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाने पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। वहीं केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या 16,56,000 को पार कर चुकी है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के बावजूद यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रही। कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद होंगे। इस वर्ष काफ़ी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है उसके लिए यात्रा के, और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा सफल हो। प्रदेश में आपदाओं के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी और वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि यह पहल जनता से सीधा संवाद स्थापित कर प्रदेश को नई दिशा देगी। हम लोगों के इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से भी चलते रहते हैं। अभी हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें हमारी कार्यशालाएं हो रही हैं और स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसी तरह जब GST का भी मामला आया था, GST 2 का, तो उसमें हम लोगों ने GST के विषय को लेकर के कितने हम लोगों ने दरों में कमी की है, किससे कितना हमारी महंगाई दर घटेगी, ये सब विषयों को लेकर के भी जनता के बीच में हम लोग गए हैं। इसी तरह से सरकार के भी कार्यक्रम हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, पंचायतों के चेयरमैन हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग काम कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने जैसे कहा कि जनता के द्वार जो है कि कार्यक्रम, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम फिर चलना है,
तो वो कार्यक्रम भी चलेगा, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत बड़ा लाभ जो है उत्तराखंड की जनता को होगा। प्रदेश में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षकों की मांगों और सीधी भर्ती के मुद्दे पर विधायकों और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सचिवालय में सीएम धामी से मुलाकात की। यह मुलाकात प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती को रद्द करने और प्रमोशन के आधार पर पद भरने की मांग को लेकर हुई। देखिए, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी मैक्सिमम विधायक लोग जो है आज मुख्यमंत्री से अलग अलग अपने अपने तरीके से मुलाकात तो करी और साथ साथ हम लोग करीबन 10-12 विधायक थे। तो ये विषय सभी के क्षेत्र में और सबके संज्ञान में था। जो माध्यमिक शिक्षक संघ है उनके जो अभी हमारे विद्यालय हैं, जैसे हाई स्कूल के हो गए, इंटर कॉलेज के हो गए, तो प्रिंसिपल विहीन है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है और टीचर्स की भी सभी जो शिक्षक संघ के उनकी मांग भी है कि भाई जो है वहाँ पे विद्यालयों में जो है प्रिंसिपलों की भर्ती की जाए। तो अब दोनों उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक शिक्षक संघ कहता है कि कुछ लोगों को अकॉर्डिंग टू एग्जाम के द्वारा जो है भर्ती की जाए और एक जो है पार्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे जो है प्रिंसिपलों की जो है भर्ती की जाए। तो इस संबंध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किया और कि भाई देखिए, जहाँ प्लस जनमत भी है, जहाँ पे मेजोरिटी है और मेजोरिटी के साथ साथ हमें क्वालिटी में भी अकॉर्डिंग उनकी एबिलिटी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया कि आप जो है शिक्षक संघ और उनके जिलाधीशों के साथ बैठक करके और जल्दी से जल्दी जो विद्यालय प्रिंसिपल नहीं है, जिन विद्यालयों में अभी भी देखें व्यवस्थाओं पे हैं, तो उसके लिए जो है आप उनसे वार्ता करके वहाँ पे विद्यालय में प्रिंसिपल की तैनाती की जाए। कुमाऊं में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान जोर पकड़ रहा है। कमिश्नर कुमाऊं ने निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर तक मंडल की सभी सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त किया जाए। दरअसल हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, PMGSY और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को प्रतिदिन फोटोग्राफ सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। देखिए, तो पूरे मंडल की बैठक थी और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट्स हमको दिए हुए हैं पूरे कुमाऊं भर में, उसकी थी। तो इसमें चीफ इंजीनियर अल्मोड़ा के, चीफ इंजीनियर नैनीताल के, इसके अलावा PMGSY और जो हमारे नगर निगम है, इसमें मैंने काशीपुर के नगर आयुक्त, रुद्रपुर के नगर आयुक्त, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इन सबको बुलाया था। और जो हमारा कंबाइंड टारगेट जो पूरे कुमाऊं का है 1764 किलोमीटर का, इसमें अभी तक का अचीवमेंट हमारा 921 किलोमीटर का है। इसकी बाकायदा फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। PWD ने तो अपना एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है जिसमें कि जो जेईज हैं इसको डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस हो गई है। और जो बचा हुआ है इसमें जो आबादी वाले कस्बे हैं जहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी है, इसमें तो डायरेक्शंस हैं कि दिवाली से पहले ही होना है। और जो उसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उसको 31 अक्टूबर से पहले करने के यहाँ पे डायरेक्शंस हमारी ओर से दिए हुए हैं। और इसकी मॉनिटरिंग में इनफैक्ट रिपोर्ट तो रोज़ ही ले रहा हूँ। आज थोड़ा बृहद बैठक थी जिसमें देखा गया कि काम अभी तक जो चल रहा है वो सैटिस्फैक्टरी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई कार्यकारिणी के अनुसार विपिन मैंदोली को प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं विपिन मैंदोली ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी का संगठन प्रारंभ से ही मजबूत है और उनके द्वारा हमेशा प्रयास रहेगा कि वन बूथ मल्टी यूथ के संकल्प को लेकर वह युवाओं को प्रेरित कर संगठन के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास के कार्य करने में संकल्पबद्ध है, उस हिसाब से आने वाले 2027 के चुनावों में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत होगी। सुनिए क्या कुछ कहा। कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। अब हम चुनाव से बहुत दूर नहीं हैं। 1.5 साल बाद हम चुनावी समर के बीच फिर से होंगे।
भाजपा का हमारा जो संगठन है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन इसको हम एक कदम और लेकर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में किस तरीके से हम युवाओं को और मोबिलाइज कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि 1 बूथ 20 यूथ को फिर से एक्टिवेट करने की, हम कोशिश करेंगे ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से हमारा मजबूत संगठन है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम 2027 में फिर से बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा। एक तरफ धामी सरकार इस कदम को ऐतिहासिक बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड ने उठाया शिक्षा समानता की दिशा में बड़ा कदम। अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलेगी समान मान्यता। हर बच्चे को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व 1 जुलाई 2026 को समाप्त हो जाएगा। दरअसल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित हो रहे मदरसों की शिक्षा में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा। विधेयक के तहत अब सभी मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित मदरसों में नई शिक्षा नीति 2020 लागू होगी। राज्य सरकार साल 2026 से इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था को समान और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक आभार। माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के साथ ही इस विधेयक के कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करेगा। साथ ही इस विधेयक के लागू होने के बाद मदरसा जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में मान्यता लेनी होगी। निश्चित तौर पर ये कानून राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार में मदरसा एजुकेशन को समावेशी बनाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद सभी सरकारों ने उसका स्मरण किया, जिस वजह से मदरसा एजुकेशन आधुनिक हो रही थी। हालांकि धामी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से कट्टरता बढ़ेगी और समावेशिता खत्म होगी। लेकिन सरकार ने ऐसा क्या सोचकर किया, इस पर राज्य को विचार करना चाहिए। मदरसा एजुकेशन को समावेशी शिक्षा की तरफ ले जाने का एक गंभीर प्रयास प्रारंभ किया था और सभी सरकारों ने उस प्रयास को आगे बढ़ाया था और उसी का प्रभाव था कि हमारी मदरसा एजुकेशन का आधुनिकीकरण भी हो रहा था और दूसरे धर्मों के लोग भी अब मदरसों में पढ़ने के लिए जाने लगे थे और कई मदरसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नामचीन हो गए थे कि ये धारा भी उसी तरीके से सशक्त होगी जिस तरीके से पहले आज से 30-40 साल पहले हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली थी। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे अब क्या प्रभाव पड़ेगा, मगर एक प्रभाव तो निश्चित है कि धार्मिक शिक्षा तो देने से किसी को आप रोक नहीं सकते, किसी ऐसी संस्था बनाने से। और जब इससे कट्टरता और बढ़ेगी, आइसोलेशन और बढ़ेगा, समावेशिता की तरफ जो हमारे कदम बढ़ रहे थे राज्य के, वो कदम ठिठकेंगे, ऐसा मेरी आशंका है। मगर
सरकार का क्या एजेंडा है और क्यों ये सब किया है, इस पर राज्य को विचार करना चाहिए। जी सर, विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसमें सरकार की मंशा क्या है ये साफ नहीं है। देखिए, अल्पसंख्यक बिल को भले ही राज्यपाल ने मंजूरी दे दी हो, अब सरकार उस बिल में क्या लाना चाहती है, क्या करना चाहती है तो सरकार ही बताएगी। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है। मदरसों के जो है आधुनिकीकरण के लिए भी हम पिछले 3 सालों से सरकार की ओर से बयानबाजी सुन रहे हैं। अब सरकार क्या नई व्यवस्था बनाती है, क्योंकि किसी भी वर्ग विशेष को नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इस पर निश्चित तौर पर सरकार की कोई कार्य योजना होगी। लेकिन अभी तक सरकार केवल जो है बातें ही करती रही है, धरातल पर सरकार की कोई योजना उतरती हुई मैंने नहीं देखी। चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हों, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हों, उस पर बयानबाजी से बढ़कर अभी तक जो है धरातल पर कुछ नहीं उतरा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद अब ये विधेयक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। आने वाले महीनों में सरकार को ये देखना होगा कि नया प्राधिकरण कैसे और कितनी पारदर्शिता के साथ अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।